दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव, एक बार फिर से हाजिर हूं नए सवालों और उनके अध्ययन के साथ। बात शुरू कर रहा हूं एंथ्रोपोलॉजिस्ट पीटर मैकएलिस्टर से। मैकएलिस्टर ऑस्ट्रेलिया में मिले कुछ खास फुटप्रिंट्स का अध्ययन कर रहे थे। ये फुटप्रिंट्स करीब 20,000 साल पुराने थे और ये फुटप्रिंट्स थे ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के। इनके अध्ययन में उन्होंने पाया कि ये 6 शिकारियों का एक समूह था जो शिकार पर निकला था और किसी शिकार का पीछा कर रहा था। उसी दौरान उनके पैर कीचड़ पर पड़े और वो कीचड़ इतिहास बनकर दर्ज हो गया हमेशा के लिए क्ले चिन्हों के रूप में, और जिनका अन्वेषण 20,000 साल बाद मैकएलिस्टर कर रहे थे। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि जिन लोगों के ये फुटप्रिंट्स हैं वो बहुत ही तेज़ गति से दौड़ रहे थे और ये गति आज के मानकों के अनुसार 37 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। मैकएलिस्टर ने इस बात का जिक्र अपनी किताब मैंथ्रोपोलॉजी में किया है। हमारे पूर्वज हमारी तुलना में कहीं अधिक तेज और ताकतवर थे, इसका खुलासा एक नहीं कई अध्ययन करते हैं। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर ऐसे सवाल पूछकर मजाक उड़ाया जाता है कि हनुमान जी एक दिन में लंका कैसे गए, वो उड़कर कैसे गए। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि लंका की जो दूरी है और ख़ासकर धनुषकोटि से लेकर जो सिगरिया में रावण का महल था वहाँ तक हनुमान जी गए थे। वहाँ का कुल सफ़र अगर आज के समय में उस दूरी को नापा जाए तो 250 किलोमीटर की ये दूरी बैठती है और हनुमान जी सुबह निकले थे और वो रात होने तक वहाँ पहुँच गए थे। इसका मतलब है कि उन्होंने करीब 12 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी तय की और इस तरह उनकी औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा आती है। इतनी तेज़ चाल की कल्पना करना आज के मनुष्यों के लिए भी मुश्किल है। आज का सामान्य मानव 1 घंटे में 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन जो हनुमान जी पर सवाल उठाते हैं उन्हें आधुनिक मानव की क्षमताओं को देखना चाहिए। अगर आधुनिक मानव भी कुछ ऐसे रिकॉर्ड बना रहे हैं दौड़ने के, भागने के, लगातार चलने के, अगर आज के साधारण मनुष्य एथलीट नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं दौड़ने में, लंबी दूरियां तय करने में, निरंतर चलने में, तो हनुमान जी तो उस काल के महापुरुष थे, महामानव थे, वो क्यों नहीं ऐसा कर पाए होंगे। उन्होंने बिल्कुल ऐसा किया होगा कि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लंका पहुंच गए होंगे और ये हम आपको समझाते हैं कि ऐसा कैसे संभव हुआ होगा। बिना रुके सबसे लंबी दूरी तय करने का, दौड़ते हुए तय करने का रिकॉर्ड डीन कर्नाजेस के नाम है। डीन कर्नाजेस ने 80 घंटे में कुल 560 किलोमीटर की दूरी तय की थी। वह बिना रुके लगातार 80 घंटे तक दौड़ते रहे थे और उनकी औसत चाल थी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। बिना सोए बिना रुके करीब 4 दिनों तक उन्होंने दौड़ लगाई थी। जब आज की सुविधाओं में पले बड़े डीन ऐसा कर सकते हैं, उस समय पर तो इंसान का काम ही दौड़कर दूरियां तय करना था, तो उनके लिए ये असंभव नहीं था। यहाँ मैं एक और अध्ययन का जिक्र करना चाहूँगा जो डेनिसोवन पर हुआ है। डेनिसोवंस हमारे आदि पुरुष थे जो कि रूस की डेनिसोवन गुफा से लेकर एशिया में, पूर्वी एशिया में और ऑस्ट्रेलिया तक पाए जाते हैं। उन डेनिसोवन पर हुआ अध्ययन ये बताता है कि वो भी बड़े तेज़ फर्राटा धावक थे और वो औसतन 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ा करते थे और ये गति हनुमान जी की गति के बहुत ही करीब है। हालांकि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि डेनिसोवन प्रजाति धरती से 40,000 साल पहले विलुप्त हो गई थी और उन्हीं से आधुनिक मानव बना है। डेनिसोवन और नींडरथल के मेल से आधुनिक मानव बना है। हनुमान जी क्या उड़ते हुए लंका तक गए थे? ये भी एक सवाल बार बार पूछकर जो है कुरेदा जाता है और ख़ासकर जो खुद को तार्किक कहते हैं, वो या तर्क शक्ति वाला कहते हैं, वो इस सवाल को बार बार खड़ा करते हैं घुमा फिरा कर। उन्हें मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि मिल्खा सिंह, भारत के महान धावक मिल्खा सिंह 1960 में रोम ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ी थी उन्होंने। हालांकि वो चौथे स्थान पर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये दौड़ 45.6 सेकंड में पूरी की थी। इस हिसाब से जो उनकी रफ्तार आती है वो
31.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आती है और इस रफ्तार के लिए उन्हें उड़न सिख कहा जाता है, उड़ना सिख कहा जाता है। और जब हनुमान जी तो 250 किलोमीटर तक गए थे, मिल्खा सिंह 400 मीटर तक दौड़े थे और उड़न सिख कहलाते हैं। हनुमान जी तो 250 किलोमीटर तक गए थे और इतनी तेज़ी से गए थे कि कोई भी उन्हें यही कहेगा कि भाई उड़कर गए हो, आपने यहाँ बीच में तो समुंदर है, उछलते कूदते फानते आप वहाँ पहुँचे हो, तो भाई क्या सच में उड़कर पहुँचे हो। तो इस तरह से फ्रेज़ जो हैं महान लोगों के लिए अपने आप बन जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ दकियानूसी लोग उन फ्रेज़ को जो है कहानी बना लेते हैं और ऐसी कहानियाँ फिर बाद में समाज में भ्रम भी पैदा करती हैं और जो वास्तविक चीज़ें हैं वो डाइल्यूट हो जाती हैं। एक और जो विवाद है वो रामायण के काल को लेकर है कि रामायण कब लिखी गई, वाल्मीकि जी का काल क्या है। इस संबंध में इतिहासकार आर.पी. गोल्डमैन का एक अध्ययन है। वो बताते हैं कि जो रामायण है उसकी शुरुआती चरण जो हैं, उसकी जो एक बड़ा हिस्सा है शुरुआती चरण का, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ईसा से 800 साल पहले वो लिखा गया हो। यानी कि रामायण का एक बड़ा हिस्सा ईसा से 800 साल पहले लिखा गया, लेकिन इसमें इस तरह के श्लोक भी मिलते हैं जो ईसा के बाद 300 साल तक लिखे जाते रहे। यानी इसमें क्षेपक जोड़े जाते रहे 300 साल बाद तक, जैसे कि शंभू कथा है और बहुत सी कथाएं हैं ये बाद में जोड़ी गई हैं, ये वाल्मीकि जी की अपनी रचना नहीं है। अगर रामायण के शुरुआती श्लोक 800 साल पुराने बताए जाते हैं, यानी उसका जो रचना काल है, जो वास्तविक रचना काल है वाल्मीकि का, वो ईसा से 800 साल पहले का ठहरता है और ये काफ़ी विश्वसनीय भी लगता है और यही राम का काल भी है। तो हनुमान जी ईसा से 800 साल पहले हुए और उस समय में उन्होंने जो अपनी क्षमता का जो परिचय दिया, इसलिए उन्हें तुलसीदास भी अतुलित बलधामा कहकर उनकी प्रशंसा में चौपाई लिखते हैं। हमारे पिछले वीडियो लंका में हनुमान जी पर हमारे एक दर्शक शैलेंद्र यादव जी ने सवाल पूछा है कि आप ये बताइए कि लंका का नाम श्रीलंका कैसे और कब पड़ा। तो इस संबंध में जो हमारा अध्ययन है वो ये बता रहा है कि जो श्रीलंका नाम है और जो लंका नाम है वो हमें सबसे पहले रामायण में मिलता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि रामायण जो है 800 ईसा वर्ष पूर्व लिखा गया, तो जो प्राचीन नाम लंका था वो रामायण में है और रामायण ईसा से 800 वर्ष पूर्व की प्रतीत होती है या इतिहासकार इसे स्थापित करते हैं। हालांकि अलग अलग मान्यताएं हैं, कुछ इसे ईसा से 2-3 सदी पहले की भी मानते हैं। ईसा से 800 साल पहले जो नाम इसका रामायण में मिलता है वो मिलता है लंका, लेकिन ये नाम बाद में बदलता है। दीपवंश श्रीलंका का सबसे प्राचीन बौद्ध अभिलेख है। यह अभिलेख ईसा से 3 से 4 सदी पुराना माना जाता है। इसमें लंका को सिंहला कहा गया है। सिंहला का शब्द है शेर का स्थान, सिंह का स्थान। दीपवंश से कुछ समय बाद चीनी यात्री फैक्सियन ने भी श्रीलंका का जिक्र किया है और उन्होंने इसे सिंहल कहा है। फैक्सियन ने इसे सिंहल कहा है, यानी जो आज सिंहली शब्द या सिंहल मिलता है लंका का, तो वो चीन के प्रभाव में है। ये शब्द, इस शब्द की उत्पत्ति चीन से प्रभावित है। भारत में भी इसके अलग अलग नाम अलग अलग शताब्दियों में मिलते हैं। मैगस्थनीज ने जो इंडिका लिखी उसमें उन्होंने श्रीलंका का जिक्र तप्रोबाना नाम से किया है। तमिलनाडु का एक प्राचीन साम्राज्य था पांडियन साम्राज्य। उसके राजकुमार विजया ने श्रीलंका की समुद्र के जरिए, नाव के जरिए यात्रा की थी और उन्होंने भी इसे एक नया नाम दिया था और ये नाम था ताम्रपर्णी। इसके बारे में किंवदंती ये है तमिलनाडु में कि उन्हें वहाँ कुछ तांबई रंग की पत्तियाँ दिखी थीं, इसलिए उन्होंने इसका नाम ताम्रवर्णी दिया था और श्रीलंका का सबसे प्राचीन नाम तमिलनाडु में इसे ही माना जाता है। इसी सिहाला और सिंहली शब्द को बाद में अंग्रेज़ों ने सिलोन नाम दिया और सिलोन नाम काफ़ी समय तक चलता रहा। श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद भी 1972 तक जो है सिलोन नाम चला लंका के लिए।
उसके बाद इसका नाम लंका रखा गया। बाद में इसमें सम्मान के तौर पर श्री शब्द और जोड़ा गया। लेकिन श्रीलंका का नाम बदलने की, सिलोन से श्रीलंका करने की मुहिम श्रीलंका में बहुत पहले ही जारी हो गई थी। करीब 1935 में ही ये शुरू हो गई थी, जब अंग्रेज़ों के अधीन थी वो। श्रीलंका नाम का प्रस्ताव 1935 में पहली बार मार्क्सवादी लंका समाज पार्टी के द्वारा रखा गया था। तो इस तरह जो लंका नाम है, श्रीलंका नाम है, वो लंबे अंतराल के बाद वापस लौटा। यानी वहाँ के लोगों को पता था भारत में वाल्मीकि रामायण में जो नाम था वही नाम सही नाम है। बीच में आने वाले हमलावरों या दूसरे लोगों ने इसका नाम समय समय पर बदला, और लेकिन अंततः सिलोन जो है अपने वास्तविक नाम लंका में लौट गया और आगे श्री के साथ लौटा, श्रीलंका बना। तो इस तरह श्रीलंका को लेकर और हनुमान जी को लेकर जो सवाल लोग उठाते हैं या लोगों के मन में उठता है, कुछ लोग रामायण को भी काल्पनिक कहते हैं, उनका कहना है कि रामायण काल्पनिक थी, तो उनके लिए जवाब यही है कि उन्हें अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन में साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि जो समाज में परंपराएं शुरू होती हैं वो हवा में शुरू नहीं होती हैं, उनके पीछे ठोस कारण होते हैं, तभी लोग उनका पालन करते हैं और वो ये परंपराएं बन जाती हैं। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। जल्द ही ऐसे ही रोचक विषय के साथ हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।